नमस्कार, हम हाजिर हैं सुबह 9 बजे लेकर और मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महागठबंधन की आपत्ति के बाद बीजेपी के 2 विज्ञापनों पर प्रतिबंध। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया निर्देश, चौथे दौर के लिए 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान कल। उपराष्ट्रपति की इंडोनेशिया यात्रा कल से प्रत्यर्पण संधि लागू करने के लिए पत्रों का होगा आदान प्रदान। छोटा राजन को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर देश ने किया याद। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती। एकता दौड़ का आयोजन। नेपाल में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आज, 2 उम्मीदवारों में मुकाबला। नेपाली कांग्रेस के अमेय कुमार यादव और यूसीपीएन माओवादी के नंद किशोर पुन मैदान में। और सीरियाई सेना के हवाई हमलों में 17 बच्चों समेत 91 लोगों की मौत। आईएस के खिलाफ जमीन पर मोर्चा संभालने की तैयारी में अमेरिकी फौज। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने बिहार में बीजेपी के 2 विवादित विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इन विज्ञापनों का प्रकाशन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों की चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक ये विज्ञापन नहीं छपने चाहिए। बीजेपी ने आरक्षण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर पटना के प्रमुख हिंदी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिस पर महागठबंधन ने ऐतराज जताया था। उधर बीजेपी के विवादित पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाने के चुनाव आयोग के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। क्या प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी अब देश और बिहार के 6.5 करोड़ लोगों से माफी मांगेंगे? बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए नेता एक दूसरे की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे हैं। महागठबंधन ने बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम लगाया है। बिहार में अब तक चली जुबानी जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। महागठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की। महागठबंधन का आरोप है कि चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री अपनी जाति बताकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह के बयानों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला करार दिया गया। जो चुनाव की बाकी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल सके। अमित शाह की उपस्थिति वहां पर टेंशन क्रिएट कर रही है, इसलिए अमित शाह पर प्राथमिकी दर्ज हो, प्रधानमंत्री पर दर्ज हो, जिन्होंने इस तरह की इन्फ्लेमेटरी जो दिए हैं वहां पे विज्ञापन। निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव करवाने में जिस प्रकार से बाधाएं पैदा की जा रही हैं और संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही, उसके बारे में खेद प्रकट चुनाव आयोग को इस डेलीगेशन ने किया। उधर मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने महागठबंधन नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के साथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है, जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले, अभी 2 ही 3 दिन पहले, लालू प्रसाद जी यादव जी के परिवार के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को गली का गुंडा शब्द कहना। दोनों खेमों के नेताओं ने आयोग को शिकायत को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। चुनाव आयोग शिकायतों पर गौर कर जल्द ही फैसला सुना सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस समय हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान। उनका रुख करेंगे। रविंद्र,
चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से इन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बीजेपी की तरफ से छापे गए। महागठबंधन इसे जरूर अपनी कामयाबी मान रहा होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तमाम अखबारों में ये बाकायदा छप चुके हैं। देखिए 2 दिन पहले, क्योंकि 28 और 29 अक्टूबर के जो अखबार थे उनमें, जो लोकल अखबार है उनमें ये विज्ञापन जारी किए गए थे, जिनमें दलित आरक्षण के बारे में जिक्र हुआ था और दलितों पर जो कथित रूप से पूर्व समय में अत्याचार हुए हैं उन दोनों चीजों का जिक्र किया गया था। ये बात सही है कि छप चुके हैं, लेकिन अब भविष्य में इस तरह की कोई भी पर्चा ना छपे या अखबार में इस तरह का कोई विज्ञापन ना आए, इसके लिए बीजेपी को एक पत्र लिख करके चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। और भविष्य में अगर इस तरह के कुछ कार्य होता है, अगर छपता है, तो उसको चुनाव आयोग उसको कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मान सकता है और उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। कल ही जो है इस पर शुक्रवार को आरजेडी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसके बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसको गलत पाया और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को एक और रिक्वेस्ट किया गया था कि पीएम और अमित शाह जो है जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, हाँ। उन महागठबंधन को वो बयानबाजी कहीं न कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बयानबाजी लग रही है। इसलिए चुनाव आयोग से इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई करने, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अगले जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक खासतौर पर अमित शाह को प्रदेश में किसी भी रैली को संबोधित करने से इनकार करने का भी रिक्वेस्ट किया गया है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, उसके बारे में अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है। उस पर क्या निर्णय होता है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कल के बाद सिर्फ एक दौर बच जाता है जो बहुत अहम दौर है और इन चौथे और 5वें चरण में 112 विधानसभा सीटें हैं, जो कि आने वाली सरकार का भविष्य तय करेंगी। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग ने बीजेपी के 2 विज्ञापनों को रोका है, इन्हें आपत्तिजनक माना है और आगे ये विज्ञापन नहीं छापे जाएंगे। और दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए के नेता एक दूसरे की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंचे हैं। और इससे अलग आपको बताएं कि पहले 3 चरणों के बाद अब चौथे चरण के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटें हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति है और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। पहले 3 दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजरें चौथे दौर के चुनाव पर हैं। चौथे दौर में कुल 7 जिले हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान शामिल हैं। इस दौर में 55 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे दौर में पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 11, पश्चिमी चंपारण में 9, सीतामढ़ी और सीवान में 8-8, जबकि गोपालगंज में 6 और शिवहर में सबसे कम 1 विधानसभा सीट है। मतदाताओं की बात करें तो चौथे दौर में 1,47,39,39,120 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,76,265 है, जबकि महिला मतदाता 68,62,426 हैं। इस चरण में 429 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 776 प्रत्याशी हैं, जिनमें 265 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 57 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया सीट पर हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 42 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो जेडीयू और सीपीआई 21-21, सीपीएम और एनसीपी 9-9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस के 8 उम्मीदवार हैं और एलजेपी और आरएलएसपी 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग ने चौथे दौर के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुल 14,139 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 14,139 कंट्रोल यूनिट लगाई गई हैं, जबकि 18,289 मतदान इकाइयां तैनात की गई हैं। पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत गुरजीत सिंह ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि और पारस्परिक कानून सहायता के लिए संधि पहले ही हो गई है और इन्हें लागू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान रविवार से शुरू हो रही उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की यात्रा के दौरान होगा। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक है कि 2 संधियों से जुड़ी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी हुई हैं और इसे अलग से तेज करने की जरूरत नहीं है। गुरजीत सिंह ने उन अखबारों को अटकलबाजी करार दिया जिसमें कहा गया था कि छोटा राजन ने इंडोनेशिया अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। भारत इंडोनेशिया प्रत्यर्पण संधि पर 2011 में हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। भारत ने नेपाल में मधेसी आंदोलन के बीच चीन की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि नेपाल के साथ भारत के संबंध सिर्फ सहायता पर निर्भर नहीं करते, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं। मंत्रालय का कहना है कि भारत ने नेपाल में सामान आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि नेपाल के लोग खुद भारतीय ट्रकों को जाने से रोक रहे हैं। बावजूद इसके भारत जरूरी सामान और तेल भेजने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का 70% तेल भारत देता है, बाकी 30% तेल भी भारत के रास्ते ही नेपाल पहुंचता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अंदरूनी हालात की वजह से नेपाल में भारत विरोधी धारणा बनती है, तो ये सही नहीं है। Goes beyond transactional terms. As I said, it's a very deep-rooted historical friendship. And this thing about China, I had mentioned in an earlier press conference that we would certainly be concerned about any growth of anti-India sentiment in Nepal. And we hope that this situation, which has been caused entirely by problems on the Nepalese side, will be resolved at the earliest, and our relationship will once again, return to its original status. नेपाल के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आज होना है। इसके लिए 2 उम्मीदवारों में मुकाबला है। नेपाली कांग्रेस ने मधेसी नेता अमय कुमार यादव को मैदान में उतारा है, जबकि यूसीपीएन माओवादी में नंद किशोर पुनः को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुने जाने वाले नए उपराष्ट्रपति मौजूदा उपराष्ट्रपति परमानंद झा की जगह लेंगे। परमानंद झा 23 जुलाई 2008 को उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विद्या देवी भंडारी ने जीत हासिल की थी। सीपीएन यूएमएल की नेता विद्या देवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के कोल बहादुर गुरुङ को हराया था। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों में भारत और अफ्रीका को और नजदीक लाने में मदद मिली है। इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को 54 अफ्रीकी देशों के समर्थन मिलने के आसार बढ़े हैं। तीसरा भारत अफ्रीका सम्मेलन गुरुवार को खत्म हो गया। सम्मेलन से 54 देशों के अफ्रीकी नेताओं और लोगों के बीच भारत के प्रति मित्रता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे भारत के छोटे निवेशकों के लिए अच्छे अवसर बने हैं। दोनों ने एक दूसरे की क्षमता के आधार पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इससे भारत और अफ्रीका दोनों को फायदा मिलेगा। Africa is rich in minerals. Africa has a very young demographic profile. Africa has certain needs. We have certain strengths. We have certain needs. Africa has certain strengths. And the idea is how the two can be meshed together and it become a win-win partnership for both sides. भारत और अफ्रीका के बीच अगला शिखर सम्मेलन 2020 में अफ्रीका में होगा। भारत का मानना है कि ऐसे सम्मेलनों से आर्थिक मसलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुटता बनाने में मदद मिलेगी। The whole idea of this summit was to get India and Africa on the same page on a whole host of issues. When it comes to international issues, whether it is trade issues pertaining to WTO, whether it is climate change issues pertaining to the COP21, whether it is security and international relations issues pertaining to reform of the United Nations and institutions of global governance, it is important. भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए अगले 5 सालों के लिए $10 अरब का आसान कर्ज देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 50,000 छात्रों को भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के सभी 54 देशों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को भी 10 अफ्रीकी देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सूडान, लाइबेरिया, सेरा लियोन और सेनेगल के राष्ट्रपति से भी अलग अलग बातचीत की। इनके अलावा प्रधानमंत्री अफ्रीकी देशों में तैनात भारतीय राजदूतों और भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने कल नई विमानन नीति का मसौदा जारी किया। इसमें घरेलू हवाई सफर सस्ता करने पर जोर दिया गया है।
देश के रिमोट इलाकों को हवाई रास्ते से जोड़ने की नीति अपनाई गई है। सभी हवाई टिकटों पर 2% शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी किया गया। इससे सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसे घरेलू मार्गों पर हवाई सेवा को बेहतर किए जाने पर खर्च किया जाना है। नई विमानन नीति अगले साल 1 अप्रैल से लागू की जानी है। खराब दौर से गुजर रहे विमानन क्षेत्र में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विमानन नीति का मसौदा सार्वजनिक कर दिया। सरकार ने मध्यम वर्ग तक हवाई सेवा की पहुंच बनाने पर खास जोर दिया है। नागर विमानन मंत्रालय का मकसद 2022 तक घरेलू हवाई यात्रियों की तादाद को 4 गुना तक बढ़ाना है। We invite suggestions from the stakeholders, from the public, because this involves the people of the country, and all those suggestions that come in, we'll be looking at it. सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर 2% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए क्षेत्रीय संपर्क योजना को वित्त मुहैया कराया जाएगा। 300 बंद पड़े एयरपोर्ट का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। इसके लिए हर एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। घरेलू यात्रा में 1 घंटे की उड़ान के लिए ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए के किराए की सीमा तय करने का प्रस्ताव है। जेट फ्यूल महंगा होने पर सरकार मदद देगी। सरकार का मकसद भारत को विश्व एविएशन इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थान में शामिल करना है। किस तरह हम विश्व के जो 10वें स्थान पर हम एविएशन इंडेक्स पर हैं, हमारा टारगेट है कि हम उसमें 3रे स्थान पर आने की क्षमता भारत के अंदर है। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू विमानन कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल विमानन क्षेत्र में FDI की सीमा 49% है। It should be a policy which takes flying to masses. It should no longer confine flying only to the elite class of the people. It should take flying to the masses. In keeping with that directive of Honorable Prime Minister, we have attempted to create this policy which is now going to be there before you. हवाई यात्रा को बढ़ावा देकर 2022 तक 30 करोड़ और 2027 तक 50 करोड़ घरेलू टिकट बेचने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने रखरखाव और मरम्मत को सस्ता बनाने के लिए सेवा कर से छूट का प्रस्ताव दिया है। इससे देश में ही विमानों के रखरखाव और मरम्मत जैसे कामों को प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल स्टॉक होल्डर्स और जनता से नई नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे सिंगापुर WTA के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की खबर आपको दिखाएंगे। पंडरी जुकर तो मेरा मेकअप कर रहे हैं महान मेकअप आर्टिस्ट पंडरी दादा, पंडरी जुकर। ये माधुरी को खूबसूरत बनाने में हम लोग का हाथ है। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। पंडरी जुकर के हाथों ने बहुत से ऐसे कलाकारों को संवारा है जो भारतीय सिनेमा में मील के पत्थर कहे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंडरी दादा। मुझे मिली है प्रोग्राम गुप्तगो में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अजे आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नजर, उनका शहर में अमृता प्रीतम। आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी के स्मारक शक्ति स्थल जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं एकता की दौड़ के लिए हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के बलिदान को याद किया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक जीवन में कई बड़े फैसले लिए। बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का फैसला इंदिरा का ही था। रजवाड़ों का
प्रीवी पर्स समाप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंदिरा गांधी ने 1971 में मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया। इंदिरा ने ही देश को परमाणु शक्ति बनाया। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1984 में आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। आज का दिवस इस बात के लिए भी भूल नहीं सकते कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। देश आज पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह संसद मार्ग पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एकता की दौड़ के लिए राजपथ पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और एकता की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए एकता, सद्भावना और शांति की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सरदार पटेल के एकता के संदेश को आत्मसात करने की भी अपील की। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने विजय चौक से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यों में भी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। हम सबका लक्ष्य हमारी भारत माता को विश्व की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का होगा, तो उसकी पहली शर्त है एकता, शांति, सद्भावना। एक राष्ट्र, एकता से जुड़ा हुआ राष्ट्र, एकता का मंत्र लेकर के चलने वाला राष्ट्र, एकता के लिए हर कुछ न्योछावर करने वाला राष्ट्र, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सरदार साहब का हमारे लिए एकता यही संदेश है। बिजली कंपनियों के ऑडिट के मामले में दिल्ली सरकार को कल बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य में बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष बेंच के फैसले से जहां बिजली कंपनियों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। जो याचिका दायर की थी डिस्कॉम कंपनीज ने, उसको आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा झटका है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि इस याचिका के तहत ही डिस्कॉम कंपनीज का ऑडिट का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो वो जो ऑडिट का प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि जनता के हित में उसे निजी बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कार्यकाल में दिल्ली की बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट का आदेश दिया था। सरकार की दलील थी कि बिजली कंपनियां ओवरचार्जिंग कर रही हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। अभी भी ऊपरी अदालतों में जाने का हमारा रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है कि लोग, बिजली कंपनियां क्यों ये चाहती हैं कि दिल्ली वालों को सस्ते में बिजली ना मिले। कांग्रेस ने भी इस मामले में ऊपरी अदालत जाने की हिमायत की है। बहुत संजीदा मामला है और मैं केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से अनुरोध करूंगा कि बगैर किसी समय को गंवाए एकदम से ये हायर कोर्ट के अंदर जाएं और ऑडिट के लिए कहें और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करें। दिल्ली में 3 बिजली कंपनियां टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड पावर सप्लाई करती हैं। पिछले साल इन कंपनियों ने हाईकोर्ट के एक सदस्यीय बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें बेंच ने दिल्ली सरकार के ऑडिट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में 1 नवंबर से ग्रीन टैक्स लागू हो जाएगा। ये टैक्स प्रदूषण की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल ईसीसी लागू करने की तारीख 1 नवंबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर तक करने से इनकार कर दिया। दिल्ली बॉर्डर पर टोल वसूलने वाली कंपनी ने टैक्स वसूली को 1 महीने के लिए टालने के लिए याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमा में आने वाले कमर्शियल वाहनों से 700 से 1300 रुपए ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश दिए थे। फिलहाल ये टैक्स 4 महीने के लिए लागू किया जा रहा है। बाद में इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक गोल्ड बॉन्ड योजना के लिए ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत 2.75% का सालाना ब्याज मिलेगा। 26 नवंबर को ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड बैंक और डाकघरों से खरीदे जा सकते हैं।
बॉन्ड खरीदने के लिए 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच अर्जी देनी होगी। बॉन्ड का कार्यकाल 8 साल होगा, लेकिन 5, 6 और 7 साल पर स्कीम से बाहर निकालने की छूट होगी। स्कीम के तहत अधिकतम 500 ग्राम सोने का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट से इस योजना को सितंबर में मंजूरी मिली थी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया की राजधानी दमिश्क और दूसरे बड़े शहर एलेप्पो के आसपास हुए हवाई हमलों में 17 बच्चों समेत 91 लोगों की मौत हुई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का मानना है कि ये हमले रूसी या सीरियाई सेना के लड़ाकू विमानों ने किए हैं। इस बीच वियना में सीरिया संकट पर हो रही वार्ता में बशर अल असद के भविष्य को लेकर सहमति नहीं बन पाई। उधर अमेरिकी फौज पहली बार सीरिया में आईएस के खिलाफ जमीन पर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। सीरियाई सेना के लड़ाकू विमानों ने कल राजधानी दमिश्क से 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व डूमा में दर्जनों रॉकेट और मिसाइलें दागी। इसमें 5 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 59 लोग मारे गए। वहीं एलेप्पो के आसपास के इलाकों में भी विमानों ने बम बरसाए, जिसमें 12 बच्चों समेत 32 नागरिक मारे गए। हमला ऐसे समय किया गया जब सीरिया संकट के हल के लिए सऊदी अरब, ईरान सहित 17 देशों के राजनयिक वियना में चर्चा कर रहे थे। हालांकि वियना में हुई वार्ता में शामिल देशों के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। Sergei Lavrov and Foreign Minister Zarif and I and others agree to disagree. The United States position is there is no way that President Assad can unite and govern Syria. And we believe that Syrians deserve a different choice, and our goal is to work with Syrians from many factions to develop that choice. जबकि रूस का कहना है कि भविष्य का राष्ट्रपति कौन होगा, ये सीरिया के लोगों को तय करना है। Убежден, что ни Соединенные Штаты, как и Россия, конечно же, не хотят никакого сползания к так называемой войне по доверенности. हालांकि सीरिया में अलग अलग पक्षों को समर्थन दे रहे देशों ने युद्ध खत्म करने की दिशा में काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र से कहा गया है कि वो सीरियाई सरकार और उसके विरोधियों को एक राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करें। सभी देश 2 हफ्ते बाद फिर से इस मुद्दे पर बात करने के लिए जमा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेल की दुनिया से। सिंगापुर WTA टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की उनकी जोड़ी मार्टिना हिंगिस का मुकाबला चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। दुनिया की नंबर 1 इस जोड़ी का मैच चान हाओ शिंग और चान यांग शांग की चीनी ताइपे की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। सानिया और हिंगिस ने टूर्नामेंट में हंगरी की टिमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविच को कल अंतिम राउंड में 6-4, 7-5 से हराया। इस जोड़ी ने ये लगातार 20वां मैच जीता है। सानिया ने पिछले साल जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक के साथ मिलकर WTA फाइनल्स का महिला युगल का खिताब जीता था। पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक अमृता प्रीतम की आज 10वीं पुण्यतिथि है। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उन्हें पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू बहुत मकबूल हुई। इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराही गई। एक रोई सिती पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन वे अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण कोई अगला वरका उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी चना। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। महागठबंधन की आपत्ति के बाद बीजेपी के 2 विज्ञापनों पर प्रतिबंध। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया निर्देश। चौथे दौर के लिए 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान कल।
उपराष्ट्रपति की इंडोनेशिया यात्रा कल से। प्रत्यर्पण संधि लागू करने के लिए पत्रों का होगा आदान प्रदान। छोटा राजन को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर देश ने किया याद। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती। एकता दौड़ का आयोजन। नेपाल में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आज। 2 उम्मीदवारों में मुकाबला। नेपाली कांग्रेस के अम्य कुमार यादव और यूसीपीएन माओवादी के नंद किशोर पुन मैदान में। सीरियाई सेना के हवाई हमलों में 17 बच्चों समेत 91 लोगों की मौत। आईएस के खिलाफ जमीन पर मोर्चा संभालने की तैयारी में अमेरिकी फौज।